नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारी टॉपिक चल रही थी जीएसटी की टॉपिक चल रही थी। पहली में हमारा केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है, पेंडिंग है, वो है जीएसटी का। तो थ्योरी आज खत्म कर देंगे और प्रैक्टिकल आपको कुछ दिन बाद आपके चैनल पर हमारे जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए बगैर। टॉपिक क्या है हमारे पास की जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में सुना तो सबने होगा, काफी कुछ सुना होगा, पीछे चलेंगे आगे चलेंगे थोड़ी सी चीजें जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, बोर्ड पर काफी कुछ लिखा हुआ है, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं जीएसटी क्या होता है। ठीक है ना, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु सामान, ठीक, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला एक कर होता है। जीएसटी क्या होता है? वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर। इसका नाम लिखा है गुड्स फॉर वस्तु एंड सर्विसेज फॉर सेवाएं। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं? जीएसटी कहते हैं। लेकिन जीएसटी आया कब, क्यों आया, चलिए इसके ऊपर पीछे चल के समझते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमको जीएसटी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, टैक्स अगर कोई आपसे पूछता है टैक्स क्या होता है, इसकी बहुत ही सिंपल सी चीज है। टैक्स एक ऐसा पैसा होता है जो लोगों द्वारा और बिजनेसेस द्वारा, ठीक है, लोगों द्वारा और बिजनेस के द्वारा सरकार को पे किया जाता है, जिससे कि उन पैसों का यूज सरकार पब्लिक सर्विस के लिए कर सके, जैसे स्कूल बनवा दे, रोड्स बनवा दे। ठीक है, ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं? टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो सरकार को दिया जाता है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, पीपल और बिजनेसमैन के द्वारा। ठीक है ना, सरकार उन पैसों का यूज पब्लिक सर्विस के लिए करती है। ठीक है, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करती है, फोर्सेस लेके आती है, काफी कुछ चलता है। ठीक है, उस पैसे को टैक्स कहते हैं। अब वो जो पैसा लिया है हमारे को, उस टैक्स को कितने प्रकार से लिया जा सकता है? तो सरकार हमसे वो जो टैक्स का पैसा है वो दो तरीके से ले सकती है। एक ले सकती है हमसे डायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरी ले सकती है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने से और इनडायरेक्टली, मतलब पीछे से, तीसरे के द्वारा। जैसे समझते हैं क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको इसी समझ में आ चुकी होगी कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसा पैसा होता है जो पीपल और बिजनेसमैन के द्वारा सरकार को पे किया जाता है, जिन पैसों का यूज सरकार हमारी पब्लिक सर्विसेज के लिए करती है। अलग अलग योजनाएं लेकर के आती है, रोड बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, रेल चलवाती है, ठीक है, स्कूल बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, काफी कुछ करती है। तो वो जो पैसा है वो सरकार हमें दो प्रकार से लेती है, एक लेती है डायरेक्ट और दूसरी लेती है इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका बहुत ही इजी तरीका है। यदि समझिए बात ध्यान से, ठीक है, समझिए बात ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हमारे पास हैं, ठीक है ना, एक हमारे पास गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक कोई नॉर्मल इंसान है। ठीक है ना, दो लोग हमारे पास हैं। अब सरकार ने इस व्यक्ति पर लगाया टैक्स और इस व्यक्ति ने ही टैक्स भरा। ऐसे जितने भी टैक्स होंगे, ऐसे जितने भी टैक्स जो जिस पर लगाए जा रहे हैं, उस टैक्स को उसी व्यक्ति को भरना भी पड़ता है। मतलब जिस पर लगाया गया उसी से क्या कर दिया गया? वसूल कर दिया गया। ठीक है ना, ऐसे टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाए गए उसी से वसूल कर लिए गए। मान लेते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस ए नाम के व्यक्ति पे क्या लगाया? कुछ टैक्स लगाया, और उस टैक्स जो धनराशि को भरना था वो किसने भरता? वो ए ने ही भरा। मतलब यदि सरकार ने ए पे टैक्स लगा और ए से ही वसूल किया, तो जो भी टैक्स लगाया गया होगा वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है ना, मतलब जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया उस व्यक्ति से ही वसूल कर लिया गया। इस प्रकार के टैक्स हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बात समझ कि नहीं? लेकिन यदि एक व्यक्ति आगे तुम्हारे पास नेक्स्ट जिसका नाम बी है, तो सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट ने मान लीजिए टैक्स लगाया, ठीक है ना, व्यक्ति ए के ऊपर, लेकिन जो टैक्स का पैसा भरा गया वो भरा गया व्यक्ति बी के द्वारा। टैक्स का जो पेमेंट की गई है वो की गई किसके द्वारा? बी के द्वारा। तो इनडायरेक्ट रूप से टैक्स जो लगाया गया सरकार के द्वारा वो लगाया गया है ए व्यक्ति के ऊपर, लेकिन भर कौन रहा है? उसे बी भर रहा है। तो इस प्रकार के टैक्स को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब सिंपल सी भाषा में समझा जाए तो जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी से वसूल कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लगाया किसी और पर गया, वसूला किसी और से गया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को? आयो, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है हमारे पास। एग्जांपल्स कौन कौन से हमारे पास है? इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स उसी व्यक्ति को देना पड़ता है जिनकी सैलरी तय मानकों से ऊपर होती है, या जिनके पास जो इनकम का सोर्स है वो तय मानकों के ऊपर होता है, तो उन्हीं व्यक्ति को केवल इनकम टैक्स भरना होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स वही व्यक्ति भरता है जिसकी सैलरी ज्यादा है, जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, काफी ज्यादा पैसे का टर्नओवर चल रहा है, तो इनकम टैक्स सिर्फ उनको भरना पड़ेगा। ठीक है ना, तय मानक दिए गए हैं उसके ऊपर। तो इनकम टैक्स मतलब जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाएगा उसी को भरना है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये जितने भी टैक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये पर्टिकुलर व्यक्ति पर लगाया जाता है और उस पर्टिकुलर व्यक्ति से ही उस पैसे को वसूला जाता है, इसीलिए इन सभी टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो अगर जीएसटी से पहले चले, जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ है हमारा 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जैसे हम एक दिन पहले जाएंगे तो हमारे पास बहुत तरह के टैक्सेस अवेलेबल थे। ठीक है ना, और इन सभी टैक्सेस को बोला जाता था इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राई, चुंगी कर, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट, सीएसटी, बहुत सारे टैक्स हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है ना, तो इनमें क्या है कि लेखा जोखा रखना भी कठिन था, काफी ज्यादा टैक्सेस हैं तो सब पर अलग अलग टैक्स रख देते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, इन सभी टैक्सेस को उठा करके इसमें इंक्लूड कर दिया गया, जीएसटी में कर दिया गया। इसीलिए जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जीएसटी में जो परसेंट का कैलकुलेशन है वो किस किस तरीके से होता है, उसको स्लैब बोलते हैं। जीएसटी में जो हमारी कटौतियां होती है परसेंट के हिसाब से, उन परसेंट को हम स्लैब कहते हैं। ठीक है ना, तो जीएसटी के स्लैब कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, 5 स्लैब होते हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, तो 0% का मतलब होता है फ्रेश वेजिटेबल्स, मतलब ऐसी चीज जो बहुत ही नेसेसरी चीजें हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर टैक्स स्लैब क्या है, 0%, ऐसा कह सकते हैं उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होती, इसलिए वो सामान हमको सस्ते मिलते हैं। ठीक है, जैसी जैसी ये आ गया आपके पास पैकेट वाले सामान जितने भी आपके पास हैं, पैकेट वाले को हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले सामान को हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड, पकाया ठीक है सामान खाना। ठीक है, उनका क्या लगता है 5% लगता है, उसके 12%, 18%, 28%, जैसे जैसे आपकी नीड बढ़ती जाएगी, आप जैसे जैसे शौकिया चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टैक्स के स्लैब भी आपके साथ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चले। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे हमारे पास है 18% है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी कुछ लग्जरियस आइटम आते हैं, उसको लेना है तो उस पर 28% लगेगा। कहने का मतलब है कि आपको की नीड के हिसाब से टैक्स स्लैब को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जानना है कि जीएसटी के जो स्लैब होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, किस आइटम पर कौन सा जीएसटी लगता है, आइटम की जो लिस्ट है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। इस पूरी की पूरी डेफिनेशन के साथ सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में आप डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है बिल्कुल। इसीलिए आपको आइटम बताया नहीं जा रहा है, यहाँ पर आइटम आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्लैब कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार से जीएसटी लगाई जा सकती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे लग्जरियस आइटम जो भी होते हैं, ठीक है, उस पर लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं वो कितने प्रकार से करा सकते हैं हम। अगर हमें जीएसटी नंबर चाहिए तो जीएसटी नंबर में हम कितने प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो एक होता है कंपोजिशन और दूसरा होता है रेगुलर। हम 2 प्रकार से जीएसटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंक्लूड कर जीएसटी को हम ले सकते हैं कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, या तो ये ले सकते हैं या तो इसमें हो सकते हैं। दोनों का अपना अपना एक अलग अलग तरीका है। ठीक है ना, समझते हैं बातों की, कंपोजिशन जरूरी है या रेगुलर जरूरी है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, कंपोजिशन को हम बोलते हैं समाधान भी कहते हैं। ठीक है ना, तो कंपोजिशन हमारे पास जो स्कीम होती है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर यदि आप रजिस्ट्रेशन आपने जीएसटी का ले रखा है तो आपको फायदे क्या क्या। सबसे पहले तो जीएसटी कंपोजिशन में जो स्लैब रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है बोले तो। ठीक है ना, मात्र मिनिमम 1% मैक्सिमम 6% तक ही आपको टैक्स पे करना
पड़ेगा। तो कंपोजिशन में सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आपको मिनिमम मतलब जिसका मैक्सिमम टैक्स है वही इसका 6% है। ठीक है, तो कंपोजिशन में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको मैक्सिमम 6% टैक्स ही भरना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम 6% टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आप आउट ऑफ स्टेट, बात ध्यान दीजिए, आप आउट ऑफ स्टेट सेल परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जीएसटी में कंपोजिशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप आउट ऑफ स्टेट के बाहर सेल परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट का जो क्लेम होता है कि भैया मैंने इतने इतने खर्चे किए हैं चीज टैक्स के तौर पे, मुझे उसको वापस करिए, तो कंपोजिशन में क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं प्राप्त होगी, आप उसका क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कि कंपोजिशन में कराने पर आपको यदि टैक्स का फायदा हो रहा है तो आपको कुछ नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। ठीक है, और कंपोजिशन की जो हम रिटर्न फाइल करते हैं, कंपोजिशन का जो हम, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं होता है कंपोजिशन का, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट जो भी पे करना होता है टैक्स, वो हम हमेशा क्वार्टर में, ठीक है, इसको हम 3 मंथ्स बोल सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स में केवल पे करते हैं। इसमें लेखा जोखा कागज वगैरह मेंटेन करना ज्यादा आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें किसी तरह का क्लेम करने की सुविधा हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, बात सुना गई होगी आप लोग को कि कंपोजिशन केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर आप ले लेते हैं तो आपको एक वैलिड बिजनेसमैन बन जाते हैं और आप लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ स्टेट नहीं कर सकते हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और आपको जो जीएसटी भरनी है वो आपको हर तीसरे महीने में भरनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब बात है रेगुलर का। तो रेगुलर जो होता है उसकी जो आपको भरना है टैक्स, तो वो आप महीने में 2 बार भरते हो, आपको हर महीने 2 बार भरना पड़ता है। ठीक है, आपको प्रत्येक महीने भरना पड़ता है। ठीक है, जीएसटीआर जो होता है हमारे पास 1 और जीएसटीआर 3B का फॉर्म हमारे पास आता है, और आपको ये हर महीने भरना पड़ता है। ठीक है ना, इसको हम पर मंथ कह सकते हैं। तो पहली चीज तो क्या हो गया कि अब आपको हर मंथ रेगुलर में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको हर मंथ जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये कि इसमें जो स्लैब यूज होता है वो होता है 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है ना। ओके, तो इसमें 5 स्लैब यूज होते हैं जो कि मैक्सिमम कितने परसेंट जाता है, 28% से जाता है। ठीक है, और चूंकि ज्यादा परसेंट जा रहा है तो इसमें आपको आईटीसी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम आप यहाँ करके अपना जो टैक्स आपने पे किया है उसको आप रिटर्न भर के वापस मांग सकते हो, वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो मतलब रेगुलर यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको हर मंथ जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी, उसका स्लैब लगने वाले ये हैं। और हम रेगुलर में यदि हमारा रजिस्ट्रेशन है तो हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक फायदा और है कि हम आउट ऑफ स्टेट भी सेल परचेज आसानी से, ये वैलिड हमारे पास है कि मैं अपने सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता हूं। ठीक है ना। तो इंटर स्टेट सेल परचेज अलाउ होती है किस केसेस में, आपको रेगुलर के केस में आप इंटर स्टेट सेल परचेज, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक राज्य से बाहर दूसरे राज्य में। ठीक है, एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में भेजते हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल परचेज। ठीक है ना। और इंट्रा स्टेट बोलते हैं जब हम विद इन स्टेट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, विद इन स्टेट की बात करते हैं, एक ही राज्य के अंदर सेल परचेज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिशन क्या है और रेगुलर क्या है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है और रेगुलर, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन लेना है। चलिए, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टैक्स पेयर के बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी की। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा रफ कर दें। आपको नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी की। तो टाइप्स की बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एक और होता है यूटी जीएसटी। क्योंकि हम लोग स्टेट में है इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, एचजीएसटी। इसको ब्रैकेट में यूटी जीएसटी भी कह सकते हैं। तो कोई दोनों एक ही चीज है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एचजीएसटी लिख रहे हैं। अब समझिए एसजीएसटी और सीजीएसटी और आईजीएसटी की क्यों 3 प्रकार से बांटा गया है इनको, सबका अपना अपना काम है, समझते हैं। देखो इजी से, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करें, हम किसी एक स्टेट में, हम स्टेट 1 में हैं, ठीक है, हम स्टेट 1 में हैं और इसी स्टेट में हम किसी से व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो अगर हम विद इन स्टेट, बात ध्यान दीजिएगा कि यदि हम विद इन स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं, तो इस समय जब हम एक ही स्टेट के अंदर सेल परचेज करते हैं तो टैक्स, जो मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है जिस पर 18% की जीएसटी लगती है, एक हमने एज्यूम किया कोई वस्तु है जिस पर, इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान, इस पर 18% जीएसटी लग रही है। अब 18% जीएसटी लग रही है और हम एक राज्य के अंदर ही सेल परचेज कर रहे हैं, विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आधा हिस्सा होता है वो किसके पास चला जाता है? वो चला जाता है केंद्र सरकार के पास, और आधा बचा रह जाता है किसके पास? राज्य सरकार के पास। और किसी में कोई भी झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि स्टेट के पास सारा पैसा है, स्टेट ने उठा के आधा 9% दे दिया इसको सीजीएसटी को, और 9 उसने अपने पास रख लिया। किसी तरह की कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि एक ही राज्य में लेन देन हो रहा है, तो आधा पैसा टैक्स का स्टेट गवर्नमेंट रख लेती है और आधा पैसा दे देती है वो केंद्र सरकार को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो बात होती है वो होती है कि आईजीएसटी फिर क्यों है। अगर हम एक ही राज्य में कोई सेल परचेज कर रहे हैं तो उस पर आधा क्या लगता है? सीजीएसटी, और आधा लगता है एसजीएसटी। ठीक है, लगता पूरा ही है, 18% ही लगा है, लेकिन वो 2 भागों में बढ़ गया। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, वो बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ठीक है, चीजों को बैलेंस करता है। लेकिन जब बात करते हैं आईजीएसटी को, तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात होती है कि जैसे मान लेते हैं स्टेट 1 हमारा कोई है और उसने कोई सामान भेजा स्टेट 2 को, बात समझिएगा, अगर स्टेट 1 ने कोई सामान भेजा स्टेट 2 को, तो स्टेट 1 कहेगा मैंने सेल किया है, तो जो आधा से, अगर मान लीजिए कोई सामान भेजा गया है उस पर 18% की जीएसटी लगती है, तो आधा परसेंट चला गया किसके पास? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है ना, तो 9% मान लीजिए ले लिया किसने? 9% ले लिया सीजीएसटी सेंटर ने। अब बचा 9%। अब बचा कितना आपके पास? केवल 9%। क्योंकि S1 स्टेट 1 ने कहा देखो मैंने सेल किया है तो मुझे ये जो 9% है ये मुझे मिलना चाहिए। अब बात स्टेट 2 की भी आ गई, स्टेट 2 ने कहा मैंने खरीदा है तो मुझे मिलना चाहिए 9%। तो यहाँ पर होती है थोड़ी सी बहस, जिसको विवाद बोलते हैं। ठीक है, इस विवाद को सुलझाने के लिए ये आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस आईजीएसटी में कहा गया कि देखिए ऐसा है कि ये जो 18% की जीएसटी ये पूरी की पूरी कौन रखेगा? कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा 18% की जीएसटी, और इसमें से वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? 9% अपना ले लेगा। अब 9% जो होता है वो कहता है कि मैं उस राज्य को दूंगा जिस राज्य में फाइनली वो सामान या वस्तु पहुंची है। क्या बोलेगा कि ये जो 9% हमारे पास है एक्स्ट्रा, मैंने तो अपना हिस्सा काट लिया, बाकी 9% मैं उस राज्य को दूंगा जिस राज्य में सामान की डेस्टिनेशन है। ध्यान दीजिएगा, उस राज्य को मैं 9% दूंगा जिस राज्य में सामान की क्या है? डेस्टिनेशन है। ठीक है ना, इसीलिए जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। टॉपिक हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है GSTIN। अरे आप लोग वो देखते होंगे जो जीएसटी नंबर होता होगा बच्चों, ठीक है ना, इस जीएसटी नंबर की बात कर रहे हैं हम। अब जीएसटी नंबर होता कैसे है? तो ये मान लीजिए हम यूपी का लिखते हैं 09 ABCDE123 और F। ठीक है, एक हम ऐसे ले लेते हैं रैंडमली नंबर। ठीक है, 11Z0। ठीक है ना, ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब जो जीएसटी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? पूरे के पूरे। ठीक है, पूरे के पूरे कितने नंबर का होता है? 15। कितने होते हैं? 15। तो GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितना अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है। 15 अंकों में जो पहला ये 2 कोड है इसको बोलते हैं स्टेट कोड। क्या होता है ये स्टेट कोड होता है। ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है ना, बीच के जो 10 नंबर होते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये जो 10 नंबर है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पैन कार्ड नंबर। आपका जो पैन कार्ड होता है ये उसी का नंबर होता है। ठीक है ना, तो पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये बताता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है कि आपने कितनी बार रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है ना,
तो ये 1 है वो एक ही पैन कार्ड पे कितने रजिस्टर हो चुके हैं ये उसको बताता है। Z जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना, और ये हमारा चेक सम डिजिट होता है, ठीक है, कंपेरिजन नंबर मान सकते हैं, इसको हम चेक सम डिजिट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो GSTIN मतलब होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 15 अंकों का होता है। स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, स्टेट कोड होता है, बीच में 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर आपका होता है, और फिर जो लास्ट में 1 लिखा हुआ ये बताता है कि आपका नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हैं, ठीक है ना, ये आपको वो बताता है। बाय डिफॉल्ट जेड हर एक जीएसटी नंबर में जुड़ा होता है, और लास्ट का जो अंक है वो चेकसम डिजिट होता है, ये आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो GSTIN फिलहाल इतना ही आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए हमारी जैसे कि पूरी कंप्लीट टॉपिक खत्म हो चुकी है, और प्रैक्टिकल और PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सीखते रहिए।